हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 सप्लाई का पार्ट 3, जो कि लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसके बारे में पूरा जानेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं और व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहली बात, ये टॉपिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि सप्लाई एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम सप्लाई की बात करें तो वो हमें डायरेक्शन तो बताती है, यानी अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी, राइट। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई डिक्रीज होगी, यानी हमें डायरेक्शन पता चल गई। हमें ये भी पता चल गया कि क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, यानी प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज होती है। लेकिन इस बात का जवाब नहीं पता चला कि प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई कितनी इंक्रीज होती है, या प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई कितनी डिक्रीज होती है। यानी इस बात का सवाल का जवाब हमारे पास अभी तक नहीं था। तो इसी बात का जवाब देने के लिए कंसेप्ट आया है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो रिस्पॉन्सिवनेस ही शो करता है कि अगर किसी भी फैक्टर में बदलाव आता है तो सप्लाई में कितना बदलाव आता है, यानी हाउ मच, यानी न्यूमेरिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्वांटिटेटिव कंसेप्ट कहा जाता है, क्योंकि आपको क्वांटिटी में आंसर देगा कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई एक्चुअली में कितनी इंक्रीज होगी। जबकि हमने सप्लाई चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ा, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ते हैं तो सप्लाई डिक्रीज होती है, यानी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन देख रहे थे, राइट। यहां पर आपको उसका जवाब भी मिलेगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी, अगर टैक्सेस बढ़ेंगे तो सप्लाई डिक्रीज कितनी होगी, यानी फैक्टर के रिस्पॉन्स में सप्लाई कैसा रिस्पॉन्स देती है। दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यही इंफॉर्मेशन देती है कि फैक्टर्स में बदलाव आने का सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यही हमने लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में, इट मेजर द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर्स। अगर आप याद करें, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड, राइट, प्राइस ऑफ इनपुट, इसके अलावा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नंबर ऑफ फर्म्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ये सब फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो इनमें बदलाव आने पर सप्लाई कैसा रिस्पॉन्स देती है, अगर आप इसे मेजर करते हैं तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। नाउ अब अगर आप देखेंगे व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जब मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो बस इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये मैडम जो आप ट्राइंगल बना रहे हैं, ये क्या है, इसको चेंज बोलते हैं बच्चों। चेंज के लिए डेल्टा शब्द का इस्तेमाल करा जाता है, दैट इज डेल्टा। चेंज के लिए आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमने कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो फॉर्मूला बिकम द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब हम नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे थे तो यहाँ फैक्टर्स शब्द आ गया, कोई भी फैक्टर हो सकता है। जब हमने खास तौर पे पूछा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इस फैक्टर की जगह पर कौन आ गया, प्राइस, यानी फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। व्हाट अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहां पर आपके पास न्यूमरेटर में तो फिक्स चीज है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। यानी जब क्रॉस का मतलब क्या होता है कि आप प्राइस तो किसी और का देख रहे हैं और सप्लाई अपने गुड्स की देख रहे हैं, दैट इज व्हाट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिमिलरली टेक्नोलॉजी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वहां पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन टेक्नोलॉजी। टैक्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन टैक्स। यानी आप इस फैक्टर की जगह पर उस फैक्टर का जैसे ही नाम लिखेंगे तो स्पेसिफिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगी। आई होप अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई समझ चुके हैं तो आप इस तरीके के कोई भी फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इतना सा मतलब समझ लीजिए कि न्यूमरेटर तो फिक्स है कि हम देखना चाहते हैं कि सप्लाई में क्या बदलाव आएगा, डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर हो सकता है। इफ इट इज प्राइस तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इफ इट इज प्राइस ऑफ अदर गुड तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इफ इट इज टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे इसमें क्या है।
तो देखिए आई होप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप समझ गए। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम जो मेन यहाँ बात करेंगे वो प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी देखा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस। तो इसीलिए यहाँ पर आप बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, और उसी के मेथड भी जानेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। अब कैसे मेजर करा जाता है, व्हाट आर द मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? तो दो मेथड है बच्चों हमारे पास। सबसे पहला है परसेंटेज मेथड और दूसरा है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड, जो कि परसेंटेज मेथड से ही डिराइव होता है, राइट। तो उसी के बारे में देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग उसको। तो देखिए बच्चे, अभी हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला देखा। अब आप याद रखिएगा ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ही है, राइट। तो क्या फॉर्मूला होगा अगर परसेंटेज मेथड से बात करी जाए? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। दैट इज व्हाट परसेंटेज मेथड ऑल अबाउट। यानी परसेंटेज मेथड में हमारा इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ अब ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकाला जाता है, तो उसका भी देख लीजिए। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं ताकि आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको दे रखा है कि इनिशियल प्राइस 10 रुपए था और उस पर क्वांटिटी सप्लाइड थी 100, राइट। अब प्राइस बढ़कर 20 रुपीज हो गया एंड क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास हो गई 150। क्लियर। अब आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है परसेंटेज मेथड से। तो चलिए परसेंटेज मेथड से सबसे पहले हमें डेल्टा पी निकालना है, यानी चेंज इन पी सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इग्नोरिंग द साइन, ठीक है ना। सेम चेंज इन क्यू सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चेंज कितने का है 50 यूनिट्स का, बस और कुछ नहीं करना आपको। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, राइट। एंड दिस इज अ फॉर्मूला चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू इनटू 100। चेंज इन क्यू कितना है देखिए 50, ओरिजिनल क्यू ये वाला जो इनिशियल है 100 इंटू 100, तो ये हमारे पास आ गया 50%। क्लियर। अब आ जाते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना है 10 अपॉन ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 इंटू 100। ओरिजिनल प्राइस ये होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी आपके पास ये होगी, तो ये आ गया हमारे पास 10%। क्लियर। अब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आ गया। नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम ये वाली जो वैल्यू है 50% वो हम यहाँ रख देते हैं और ये 10% यहाँ पर, हमारा आंसर आ गया 5। व्हाट डज इट स्टेट? इट स्टेट कि अगर आपके प्राइस में 1 रुपए का चेंज आएगा, डिनोमिनेटर को हमने 1 ले लिया, अगर आपके प्राइस में 1 रुपए का चेंज आएगा तो आपकी सप्लाई 5 यूनिट से बदलेगी। यानी अगर प्राइस 1 रुपए से इंक्रीज होता है तो सप्लाई 5 यूनिट से बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस 1 रुपए से कम होता है तो आपकी सप्लाई 5 यूनिट से कम हो जाएगी। ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सिग्निफिकेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आया, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके नीचे 1 लिख लें। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में 1 रुपए का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो सप्लाई में 2 यूनिट का इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है। क्लियर। ठीक है जी। अब देखिए इसी तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रोपोर्शनेट मेथड। जो प्रोपोर्शनेट मेथड है वो कहीं और से नहीं, वो कहां से डिराइव हुआ, आपका परसेंटेज मेथड से ही डिराइव हुआ है। तो चलिए प्रोपोर्शनेट मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। अब प्रोपोर्शनेट मेथड देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, राइट। इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकालते हैं ऐसे, तो इसकी जगह न्यूमरेटर की जगह मैं लिख रही हूं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, राइट। होल अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, ये रहा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। नाउ 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए पी अपॉन डेल्टा पी। नाउ डेल्टा क्यू जिसका मतलब चेंज होता है, इसको हमने यहाँ लिख दिया इनटू पी अपॉन क्यू। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये परसेंटेज वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर कर ही तैयार हुआ है, राइट। और इससे भी आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। यही टेबल आपको हमेशा बनाना है, इसकी मदद से ही आप हमेशा आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए चेंज इन क्यू आपके पास है, ये रहा 50, चेंज इन पी आपके पास है इसी क्वेश्चन में 10, ओरिजिनल पी कितना है 10, ओरिजिनल क्यू कितना है 100। तो आप देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, राइट। और
ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 5/10। 5/10 मतलब 1 या आप 0.5 डायरेक्टली लिख सकते हैं। 0.5 क्या मैम दोनों से आंसर अलग आता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, हो सकता है हमसे परसेंटेज वाले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पर हम इस चीज को दोबारा देखते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि दोनों से आंसर अलग आता है। तो अगर हमने प्रोपोर्शनल मेथड से करा तो हमारा आंसर 0.5 आ रहा है। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे निकालेंगे? देखिए 50 अपॉन में ओरिजिनल क्वांटिटी है 100 इंटू 100, तो ये आ गया था हमारे पास 50%, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखिए, ओरिजिनल चेंज इन प्राइस है हमारे पास 10 रुपीज का, ओरिजिनल प्राइस है हमारा 10 इंटू में 100, तो ये हमारा 10% नहीं आ रहा था, बस हमसे ये गलती हुई थी, ये हमारा 100% आ रहा था बच्चों। तो अगर हम परसेंटेज मेथड से भी जाएं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? परसेंटेज मेथड की भी अगर हम बात करें तो हमारा क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज आया वो है 50%, और जो प्राइस में आया था वो 100% आया था। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा 5/10 यानी 0.5 ही आ रहा था। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कई बार कराते हुए छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो दोनों तरीकों से आपका सेम आंसर आता है, वेदर यू गो फॉर परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो एक बार दोबारा से फटाफट से परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को देख लेते हैं। अगर हम परसेंटेज मेथड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। इसी चीज को प्रोपोर्शनेट में जाते हैं हम लोग, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फॉर्मूला चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? डेल्टा पी अपॉन ओरिजिनल पी इंटू 100। ना यहाँ पर क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डिनोमिनेटर वाली चीज रेसिप्रोकल हो गई, राइट। अब ये डेल्टा पी हमने यहाँ ले लिया तो ये आ गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये जो हमारे पास नया फॉर्मूला तैयार हुआ है ये हमारे पास है प्रोपोर्शनेट मेथड का। तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो ये डिपेंडिंग अपॉन आपके पास इंफॉर्मेशन कैसी है। तो सबसे जरूरी चीज है वो आपके पास ओरिजिनल प्राइस होना चाहिए, उस पर ओरिजिनल क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए, न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। चेंज इन पी कैसे निकालोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। चेंज इन क्यू कैसे निकालोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। अब इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आप परसेंटेज मेथड से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेट मेथड से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, दो मेथड्स, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जो ईएस है यानी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके आंसर्स क्या क्या आ सकते हैं आपके पास, यानी जिसे कहा जाता है डिग्री और काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए अब जो इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स एंड डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहला है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी जो ईएस की वैल्यू है दैट इज इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक यानी बहुत ज्यादा इलास्टिक है। अब ये आंसर इंफिनिटी कब आता है? देखिए अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी फॉर्मूला याद हो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ऑब्वियसली, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अगर न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली हम बात करें, इंफिनिटी आंसर तभी आता है जब डिनोमिनेटर जीरो हो, है ना, ऊपर कुछ भी हो, 10%, 20%, समथिंग कुछ भी हो सकता है, यानी ऊपर कुछ भी है, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी है लेकिन डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब जाकर आपके पास आंसर आता है नॉट डिफाइंड। यानी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है देयर इज नो चेंज इन प्राइस, स्टिल सप्लाई चेंज हो रही है। ऐसा कब होता है कि प्राइस नहीं बदल रहा फिर भी सप्लाई कम ज्यादा आपके पास हो रही है। ऐसा कुछ कमोडिटीज को लेकर आपके पास हो सकता है, दैट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यानी प्राइस में सिर्फ आपके पास सिर्फ अफवाह भी फैल रही है तो भी सप्लाई कम ज्यादा उसकी करी जा सकती है। यानी प्राइस में अब तो नो चेंज है या फिर बहुत ही स्लाइड चेंज है, स्टिल सप्लाई बदल रही है, जिसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं प्राइस 20 रुपए था तो सप्लाई 100 थी, प्राइस अभी भी 20 रुपए है तो सप्लाई 200 होगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 20 रुपए और सप्लाई 70 हो जाए, यानी सप्लाई कम हो जाए। यानी प्राइस में नो चेंज तभी आपके पास, यानी अगर हम कहें परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई तो वहां पर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होता है वो जीरो होता है, तब आपके पास आती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी प्राइस में कोई बदलाव नहीं है। ऐसे केस में
आपका जो सप्लाई कर्व है दैट इज पैरेलल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, क्योंकि देखिए प्राइस फिक्स है 20 रुपीज, इसी 20 रुपीज पर यूनिट पर 100 रुपए की भी सप्लाई हो रही है, 200 की भी सप्लाई हो रही है, और हो सकता है 70 यूनिट की भी सप्लाई, यानी प्राइस वहीं का वहीं फिक्स है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है। और याद रखिएगा जो प्राइस होता है ये पर यूनिट प्राइस होता है, ये मत समझिएगा कि 20 रुपए में पहले 100 यूनिट कोई दे रहा था और 20 रुपए में 200 यूनिट दे रहा, नहीं, यानी प्राइस फिक्स है। आप 100 यूनिट लो, 200 यूनिट लो, कई बार आप जाते हैं ना, जैसे मैकडोनल्ड वगैरह पर जाते हैं और आप उनको कहेंगे कि अगर आप 20 रुपीज का बर्गर है, अगर हम 100 बर्गर लें या 200 बर्गर लें, वो कहेंगे मैडम आप 100 बर्गर लो या 200 बर्गर लो, पर यूनिट प्राइस इज फिक्स्ड, दैट मींस परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वैसे किसी शॉप में जाते हैं, होलसेलर खास तौर पर, अगर वो अपनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो प्राइस कम हो सकता है। यानी यहां पर इस तरीके की कमोडिटी है कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, फिर भी सप्लाई, यानी पर यूनिट प्राइस, ये भी याद रखिएगा पर यूनिट प्राइस है, यानी आप 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं तो भी 20 रुपए प्राइस है, 200 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं तो भी, यानी इसमें प्राइस में चेंज नहीं आता। और ऐसे केस में जो आपका सप्लाई कर्व है वो किसके पैरेलल बनता है, वो बनता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, दैट इज व्हाट द सप्लाई कर्व। बिल्कुल इसी का अपोजिट है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, यानी सप्लाई बदलती नहीं। इन इलास्टिक का मतलब क्या, चेंज नहीं हो रहा सप्लाई में। ऐसा कब होगा, देखिए ऊपर अभी हमने फॉर्मूला लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक होती है तो ईएस का आंसर आता है 0। मैथमेटिकली कभी भी आंसर 0 कब आता है, जब न्यूमरेटर 0 हो लेकिन नीचे कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो कुछ है, हो सकता है 10%, 20%, लेकिन सप्लाई नहीं बदल पा रही है। एग्रीकल्चर गुड्स, अगर आप कहें कि एग्रीकल्चर वाले या फार्मर्स को आप कहें कि हम आपको प्राइस ज्यादा दे देंगे, आप गेहूं का खेती बढ़ा दो या आप उसकी सप्लाई और बढ़ा दो, ऐसा नहीं पॉसिबल, बिकॉज वो नेचुरल चीजों पर डिपेंड करता है, यानी उनका प्राइस बढ़ने पर वो सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। और अगर प्राइस मार्केट में उनके सामान का गिर रहा है तो वो अपने पास उसका स्टॉक नहीं रख सकते, बिकॉज वो ज्यादातर पेरिशेबल कमोडिटीज है। तो उनकी सप्लाई कैसी है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई के एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, राइट। तो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब होगा व्हेन देयर इज नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इवन इफ प्राइस चेंजेस। ऐसे केस में आपका सप्लाई कर्व बनता है आई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है। आप देखिए 100 यूनिट, चाहे पर यूनिट प्राइस 10 है, चाहे पर यूनिट प्राइस 20 है, चाहे पर यूनिट प्राइस 20 हो जाए, 30 हो जाए, आपकी सप्लाई क्या हो गई, फिक्स हो गई 100 यूनिट। और यहाँ पर क्या हुआ था, आपका प्राइस जो था वो फिक्स हो गया। दैट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई और परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। आगे की 3 डिग्री भी समझते हैं। अब देखिए थर्ड डिग्री है हमारे पास हाईली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें आपका ईएस का आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। अच्छा, कभी भी कोई आंसर ग्रेटर देन 1 कब आता है, जब न्यूमरेटर बढ़ा हो। और हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब आपको आंसर ग्रेटर देन 1 चाहिए, इसका मतलब अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 50% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% है, तब हमारे पास आंसर आएगा ना ग्रेटर देन 1। देखिए 5 आ रहा है। आप यही वाला एग्जांपल देख लीजिए, इसमें जो प्राइस में चेंज है वो 50% है और आपके पास जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज है वो है 100%। इसमें 100% चेंज आया और इसमें 50% चेंज आया। तो अगर मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट करूं तो ऊपर है 100% चेंज, नीचे 50% चेंज, यानी मेरा आंसर कितना आएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 1। यानी आपके पास हाईली या रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तब आती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। जब आपका न्यूमरेटर जो है वो ज्यादा होगा। ऐसे केस में जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो आपके पास ओरिजिन से ऊपर की तरफ बनता है या जिसको फ्लैटर भी कहा जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास सप्लाई कर्व बनेगा। क्लियर। बिल्कुल इसी का अपोजिट लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ लेस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि जब आपकी ईएस का जो आंसर है वो लेस देन 1 है। अब हमारा लेस देन आंसर 1 कब आ सकता है, जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास न्यूमरेटर छोटा हो, मान लेते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 50% है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस 100% है, तो ऐसे केस में हमारा आंसर आएगा 0.5 विच इज लेस देन 1। यानी अगर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज लेस इलास्टिक सप्लाई, तो आप बोलेंगे व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज व्हाट लेस इलास्टिक सप्लाई। और ऐसे केस में आपके पास जो सप्लाई कर्व होगा वो स्टीपर बनेगा और ओरिजिन के राइट साइड पे बनेगा, स्टीपर बनेगा, राइट। एंड द लास्ट वन यूनिटरी इलास्टिक कब बनेगा। देखिए ईएस का आंसर 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे।
ईएस का आंसर 1 लाने के लिए देखिए, अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 50% है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी 50% है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। यानी ईएस यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कब होता है, जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई विच इज न्यूमरेटर इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे केस में जो आपका सप्लाई कब होता है वो ओरिजिन से पास होके जाता है। तो ये थे आपके पास 5 डिग्री, यहाँ पर आपका क्वांटिटी सप्लाई और यहाँ पर प्राइस, सॉरी यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्या आपका क्वांटिटी सप्लाई। तो अगर हम इन नट शेल इन 5 डिग्रीज को रिवाइज करें तो देखिए बहुत सिंपल सा आपने याद रखना है। सबसे पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का अपने दिमाग के सामने फॉर्मूला लिख दीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आपका आंसर क्या क्या हो सकता है, ES इज इक्वल टू 0, ES इज इक्वल टू इंफिनिटी, ES इज ग्रेटर देन 1, ES is less than 1 and ES is finally equal to 1. Now 0 कब होगा आंसर, जब न्यूमरेटर 0 होगा आपके पास, यानी जब आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई नहीं हो रही, यानी प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन अगर आपके पास सप्लाई नहीं बदल पा रही है, राइट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे रेयर आर्टिकल्स हो गया, अगर आप उनका प्राइस इंक्रीज डिक्रीज भी करते हैं तो भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे फॉर एग्जांपल कोल की अगर हम बात कर ले, अगर उसका प्राइस कोई कंट्री ज्यादा भी दे दे तो कोल बनने में बहुत टाइम लगता है, तो कैसे आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं, राइट। देखिए हम जो एग्जाम्पल देते हैं वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए देते हैं, उस पर बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि लाइक ऐसा है कि मैम कोल यहाँ से बन सकता है वहां से, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स हैं ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 अगर आपके पास है तो क्या है, आपके पास सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, दैट इज व्हाट परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ES इंफिनिटी कब आएगी, इन्फिनिटी आंसर तब आता है जब डिनोमिनेटर 0 हो, यानी हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जो प्राइस है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा फिर भी सप्लाई बदले जा रही है बदले जा रही है बदले जा रही है, तभी तो बोला है परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, चेंज होना, प्राइस भी चेंज नहीं हो रहा फिर भी सप्लाई बदले जा रही है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेस देन 1 कब आएगा, जब आपके पास जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, यानी आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब आएगा, जब दोनों के दोनों परसेंटेज क्या है आपके पास बराबर, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये भी समझ लेते हैं लास्ट की, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें नेचर ऑफ कमोडिटी, right, nature of commodity, this topic is what are the factors affecting elasticity of supply, what are the factors affecting elasticity of supply। वैसे तो ये टॉपिक इस साल कुछ बुक्स में से कटा हुआ है बट नॉलेज के लिए आप समझ सकते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी या नेचर ऑफ द गुड्स। देखिए अगर आपके पास ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स समझते हैं जो जल्दी खराब नहीं होते, जो लंबे समय तक चल जाते हैं, तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, उनकी इलास्टिसिटी होगी हाईली इलास्टिक होंगे वो। और याद रखिएगा परफेक्टली शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर पेरिशेबल कमोडिटीज हैं तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इनइलास्टिक होगी। यहाँ पर आप हाईली इनइलास्टिक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों ये भी समझते हैं। देखिए अगर आप ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हैं जैसे सोफा, फर्नीचर, ये सब चीजें हो गई, कपड़े हो गए, लंबे समय तक चल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक कपड़ा सप्लायर हैं या फिर आप एक फर्नीचर सप्लायर हैं, तो अगर आपका प्राइस आपको मार्केट में कम मिल रहा है तो आप सप्लाई कम कर लेंगे, और अगर आपको प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आप सप्लाई बढ़ा लेंगे, यानी आप अपनी सप्लाई में चेंज कर रहे हैं ना, तो आपकी सप्लाई कैसी है, इलास्टिक सप्लाई है। लेकिन व्हाट अबाउट पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज जो जल्दी खराब होती है, उस केस में अगर आपको प्राइस कम मिल रहा है तो आप सप्लाई कम नहीं भी करते, कई बार आप सप्लाई बढ़ा देते हो क्योंकि आपको पता है कि वो सामान खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा, है ना। तो ऐसे केस में आपकी सप्लाई कैसी है, इनइलास्टिक है, आप सप्लाई में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, अगर आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड दिया गया, वेरी शॉर्ट पीरियड, और आपको एक ऑर्डर मिला है कि आप ये सामान बनाकर दे दीजिए, तो आपका सीधा साधा जवाब होगा कि सर हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो आपकी सप्लाई कैसी हो गई, इनइलास्टिक सप्लाई होगी। लेकिन अगर आपको लॉन्ग पीरियड दिया जाता है, समय दिया जाता है कि आप ये जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, या फिर ये ऑर्डर आपने 500 शर्ट बनाने का आपको ऑर्डर दिया गया और आपको 5 महीने या 8 महीने या 9 महीने का टाइम पीरियड दिया गया और उसे आप
लॉन्ग पीरियड कंसीडर करते हैं तो आपकी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक सप्लाई होगी बच्चों। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, जिसमें से हमने कहा कि अगर आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं तो आपकी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक। आपके पेरिशेबल हैं तो आपकी सप्लाई कैसी होगी, कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होगी, क्योंकि अगर प्राइस कम हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप उनकी सप्लाई डिक्रीज करें, क्योंकि आपको उसको जल्दी से जल्दी बेचना है। इसके अलावा अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर आपके पास वेरी शॉर्ट पीरियड है तो आपकी सप्लाई कैसी होगी, इनइलास्टिक। लॉन्ग पीरियड होगा तो आपकी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक। सिमिलरली हमारे पास एक दो फैक्टर्स और है जो हम किसी डिस्कस करेंगे, टेक्निक। जैसे मान लीजिए आप जो भी चीज बनाते हैं, आप सप्लायर हैं किसी भी चीज की, और उसको बनाने की जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल है, तो अगर मार्केट में उसका प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो आप ज्यादा सप्लाई बढ़ा पाएंगे, यानी प्राइस बढ़ाने पर आपके लिए सप्लाई बढ़ाना बहुत आसान है, बिकॉज उसको बनाने की टेक्निक बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने का जो टेक्निक है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि प्राइस बढ़ाने पर आप सप्लाई बढ़ा पाएं, बिकॉज उसमें बहुत डिफिकल्ट टेक्निक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी चीज आप समझ लीजिए कि अगर घर में भी कोई ऐसी चीज है जो बनाने में बहुत आसान है तो मम्मी फटाफट बना देगी। मान लीजिए आपके 4 फ्रेंड्स आए थे, आपने बुलाए थे और मम्मी को आपने कहा कि मम्मी जी आप ब्रेड पकौड़ा बना दीजिए। मम्मी ने 6 फ्रेंड आ गए, मम्मी ने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, ब्रेड पकौड़ा बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि मम्मी क्या कहते हैं आप पिज्जा बना दीजिए, घर पे ही पूरा बेस तैयार करके पिज्जा बनाना है, तो 4 फ्रेंड्स आपके आने थे और अब आपके आ गए 6 फ्रेंड, तो पिज्जा बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, राइट, एज कम्पेयर टू अगर हम ब्रेड पकौड़े की बात करें। तो मम्मी ने कहा जी निकल लो यहाँ से, हम नहीं बढ़ाने वाले आपकी सप्लाई। तो अगर आपका प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं वो सिंपल टेक्निक से बनाया जाता है तो आपकी सप्लाई आप चेंज कर पाएंगे। लेकिन आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसको बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, तो आपकी सप्लाई कैसी रहेगी, इन इलास्टिक, यानी आप इजिली चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर हमने आपके साथ डिस्कस करा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप जो भी आउटपुट तैयार करते हैं, जो भी फिनिश गुड बनाते हैं, उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए वो आसानी से आपको मिल जाता है, तो आपकी सप्लाई आप आराम से चेंज कर पाएंगे। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो आप सप्लाई बढ़ा लेना, प्राइस कम होगा तो आप सप्लाई कम कर लेना, बिकॉज आपको आपका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आपका जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो आसानी से अवेलेबल नहीं होता, तो इतना आसान नहीं है आपकी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करना। इसीलिए यहाँ पर बोला गया आपकी सप्लाई कैसी है, इन इलास्टिक है। तो ये था पूरा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफी यूजफुल लगे, और आप को अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।